Good evening, students. So, this is our lecture number 86 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मिनी हबियस कॉर्पस की डिस्कशन है उसको हम इस लेक्चर में भी करने वाले हैं. कुछ केस लॉज वगैरह आपसे डिस्कस करने थे मुझे, एंड अलॉन्ग विद दैट मेरे को सेक्शन 94 और 95 के रिगार्डिंग भी कुछ कंटेंट मिला है. ठीक है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो भी आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने मेंस के पेपर चेक किए थे तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह इनसे आए हुए थे. तो थोड़ा सा मैं और डिटेल में आपको कुछ सेक्शन समझा दे रहा हूँ, दैट इज़ 94, 95 एंड सेक्शन 100 और 101. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे टिल सेक्शन 109. 110 बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, उसको हम स्किप करेंगे. ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग सेक्शन है उनको देख लेंगे. देन सब्सिक्वेंटली विल स्टार्ट विथ सेक्शन 125. ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन को. इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहले बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पर जो मैं हिंदू लॉज के लेक्चर्स बना रहा हूँ उसके नोट्स फ्री ऑफ चार्ज आपको मिल जाएंगे. एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी जुडिशरी के रिगार्डिंग रीसेंट अपडेट्स आ रही हैं, जुडिशल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग रीसेंट अपडेट्स आ रही हैं, वो भी मैं वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ. सो प्लीज़ ज्वाइन दैट ग्रुप. ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को. एक बार फिर से हम लोग सेक्शन 94 और 95 को देख लेते हैं. ठीक है, फिर हम लोग 100 और 101 के डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ेंगे. ठीक है, अगर आपको सेक्शन 94 याद हो तो सेक्शन 94 किस रिगार्डिंग बात करता है? इट बेसिकली टॉक्स अबाउट अ सिचुएशन जहां पर जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है या फिर जो कोर्ट है, अगर उनको लगता है कि दैट फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और एनी अदर प्रोसीडिंग, किसी डॉक्यूमेंट को समन करने की आवश्यकता है, अगर इन पर्पसेस के लिए किसी डॉक्यूमेंट को समन करने की आवश्यकता है, किसी चीज को समन करने की आवश्यकता है, तो वो सेक्शन 94 में किया जाता है. ठीक है, फिर 94 में हमने लास्ट में ये देखा था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट या चीज पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी में है तो वहां पर उसको समन करने का जो प्रोसीजर है दैट इज इंश्राइंड अंडर सेक्शन 95. अब सेक्शन 94 में एक सवाल हमारे पास आता है. वो सवाल ये है कि अगर एक एक्यूज्ड है, मान लो कोई केस है, ठीक है, उस केस की पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ठीक है, एंड देवर ऑफ द ओपिनियन कि एक्यूज्ड के पोजेशन में कोई डॉक्यूमेंट है जो उनको चाहिए. ठीक है, तो सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या वो एक्यूज्ड से उस डॉक्यूमेंट को समन कर सकते हैं? अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन उठा क्यों? ये क्वेश्चन उठा बिकॉज ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 विच बेसिकली रिलेट्स टू डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन. अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये कहता है कि किसी भी इंसान को आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने ही अगेंस्ट में कोई ऐसा बयान दे जो जिसके थ्रू वो इंक्रिमिनेट हो सके. यह आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का प्रिंसिपल कहता है. ठीक है, दिस इज बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन. तो यहां पर सवाल जो है वो ये है कि क्या सेक्शन 94 के अंदर हम एक्यूज्ड को समन भेज सकते हैं इस रिगार्डिंग कि वो कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज द पुलिस स्टेशन और इन द कोर्ट? द आंसर इज नो. ठीक है, बिकॉज इफ द सेम हैज बीन डन इट विल वायलेट द इंडिविजुअल राइट ऑफ द एक्यूज्ड विच इज आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अंदर दिया हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन. ठीक है, यहां पर बेसिकली हमें केस लॉ देखना पड़ेगा, दैट इज बेसिकली स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्यामलाल मोहनलाल चौकसी. इट इज 1965 सुप्रीम कोर्ट. उस टाइम पर आपका सीआरपीसी 1973 भी नहीं आया था. ठीक है, सीआरपीसी 1973 से पहले सीआरपीसी 1898 फोर्स में था, जिसको बाद में 1973 ने रिप्लेस कर दिया था, एंड 1973 को आपके बीएनएसएस 2023 ने रिप्लेस कर दिया. तो जो ये जजमेंट आई थी ना, ये सीआरपीसी 1898 से रिलेटेड थी. ठीक है, आइए इसमें देखते हैं क्या बोला गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा. इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्यामलाल मोहनलाल चौकसी द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 94, ठीक है, उसमें भी सेक्शन 94 ही था 1898 के सीआरपीसी में, was impugned on the ground that summoning a document in possession of the accused is in contravention of article 20 clause 3. सवाल यहां पर यह खड़ा हुआ था कि अगर एक accused को हम समन भेजते हैं कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट या कोई चीज है
जिसे हम चाहते हैं कि आप उसको पुलिस ऑफिसर के सामने या फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करें, तो क्या ये जो समन भेजा जा रहा है एक्यूज को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3? तो यहां पर कोर्ट ने क्या कहा? द कोर्ट ऑब्जर्व दैट सेक्शन 94 सीआरपीसी 1898 डू नॉट एक्सटेंड टू द एक्यूज्ड एंड हेंस द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इज अवेलेबल बिफोर द एक्यूज्ड इन सच सर्कमस्टांसेस। अच्छा, अब ये हुआ कैसे? देखिए, इसकी डिस्कशन जो है वो तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में करेंगे, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूं, ठीक है? तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर कोई एक्यूज्ड है, ठीक है, उसको हम कंपेल नहीं कर सकते कि वो खुद के अगेंस्ट में विटनेस बने, ठीक है? अब यहां पे टर्म कंपेल यूज हुआ है। कंपेल का मतलब होता है किसी पर दबाव डालना, किसी के ऊपर ड्यूरेस डालना। अब जो ये कंपेल हो सकता है, जो ये ड्यूरेस हो सकता है, इट कैन बी फिजिकल, दैट इज उसको मार पीट के जबरदस्ती उसको उसके अगेंस्ट में विटनेस बनाया जा रहा है, या फिर इट कैन बी मेंटल, ठीक है? ये मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा जब लोग आर्टिकल 20 की डिस्कशन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। अभी बस मैं आपको कुछ चीजें समझा दे रहा हूं ताकि आपको सेक्शन 94 और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का क्या रिलेशन है वो समझ में आ जाए, ठीक है? तो अब अगर एक्यूज्ड किसी डॉक्यूमेंट को बिना कंपेल हुए प्रोड्यूस करता है बिफोर द कोर्ट और बिफोर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो वहां पर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो है वो पिक्चर में नहीं आएगा, बिकॉज यहां पे टर्म कंपेल यूज हुआ है, मतलब आपको दबाव डालना है। तो क्या समन देना एक्यूज्ड को इस रिगार्डिंग कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जो हम चाहते हैं कि आप हमारे सामने प्रोड्यूस करिए, क्या यहां पर एक्यूज्ड उस डॉक्यूमेंट को अपनी इच्छा शक्ति पर प्रोड्यूस कर रहा है? द आंसर इज नो। यहां पर उसको कंपेल किया जा रहा है वाया समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट बिफोर द कोर्ट और ऑफिसर इंचार्ज द पुलिस स्टेशन। तो यहां पर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की प्रोटेक्शन जो है वो सेक्शन 94 पर भी एक्सटेंड होगी, ठीक है? ये केस लॉ ध्यान रखिएगा। अगर सेक्शन 94 के रिगार्डिंग कोई भी मेंस में क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, वैसे बहुत ही मतलब रेयर सिचुएशन में ही दे गोना आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, बट स्टिल अगर मान लो वो पूछ देते हैं तो ये केस लॉ आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक्यूज्ड के ऊपर सेक्शन 94 की एप्लीकेशन नहीं लगती है, ठीक है? यहां पर इसकी एप्लीकेशन खाली विटनेस पे लग सकती है या फिर किसी एनी अदर पर्सन पे लग सकती है, बट एक्यूज्ड के ऊपर नहीं लग सकती है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब एक और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। सेक्शन 96 जहां पर सर्च वारंट इशू किया जाता है, ठीक है, जहां पर सर्च वारंट इशू किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट को खोजने के लिए जब सर्च वारंट इशू किया जाता है वो सेक्शन 96 के अंदर किया जाता है। तो यहां पर जो सर्च वारंट है ये एक्यूज्ड के अगेंस्ट में इशू किया जा सकता है। आप एक्यूज्ड को समन नहीं कर सकते इस चीज के लिए कि वो कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे, लेकिन आप किसी इंसान को डायरेक्ट कर सकते हो वारंट के थ्रू कि जाके एक्यूज्ड के घर में तलाशी लो और पता करो वो डॉक्यूमेंट उसके घर में है कि नहीं है। ये आप कर सकते हो, लेकिन 94 के अंदर आप एक्यूज्ड को समन करके डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करवा सकते हो। बस इतना अभी आप समझ लीजिए। बाद में जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और जब एविडेंस एक्ट हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको और डिटेल में समझा दूंगा कि 96 के अंदर क्यों किया जा सकता है और 94 के अंदर क्यों नहीं किया जा सकता है, ठीक है? वो बहुत बड़ी डिस्कशन होगी, तो बस मैं अभी आपको इन शॉर्ट समझा देता हूं। तो हमें क्या क्या समझ में आ गया? हमें यह समझ में आ गया कि श्यामलाल चौकसी केस की वजह से जो एक्यूज्ड है उसको सेक्शन 94 के अंदर समन करके उससे कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता। इज दैट क्लियर? लेकिन सेक्शन 96 के अंदर एक्यूज्ड के अगेंस्ट में एक सर्च वारंट इशू किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, या फिर सर्चिंग अ डॉक्यूमेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 100 और 101 पे। हाँ, मतलब यहाँ पर यही वाला सिचुएशन मैं आपको बता रहा था। इसको मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने समझा दिया इन सेक्शंस को पहले, और ऑलरेडी ये लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, तो मैं ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, ठीक है? सेक्शन 100 पे आते हैं। तो एक बार इसकी डिस्कशन हम लोग दोबारा करते हैं। एक बार देखिए सेक्शन 100 क्या कहता है। इफ एनी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट has reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amounts to an offense, he may issue a search warrant and the person to whom such warrant is directed may search for the person so confined, and such search shall be made in accordance therewith, and the person if found shall be immediately taken before a magistrate who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper, ठीक है? तो सेक्शन 100 किस रिगार्डिंग बात करता है? ये बेसिकली ये बोलता है कि जो हमारे पास अथॉरिटीज हैं, डीएम, एसडीएम एंड
फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, दैट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, इनको अप्रोच किया जा सकता है अगर किसी इंसान को अनलॉफुली कन्फाइन करके रखा गया है। देखिए लिखा है ना, reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amounts to an offense। ठीक है, मतलब एक इंसान को अनलॉफुली कन्फाइन करके अगर रखा गया है तो वहां पर डीएम, एसडीएम या फिर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो है उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर पास कर सकते हैं कि जो भी इंसान अनलॉफुली कन्फाइंड है उसको उनके सामने प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, और प्रोडक्शन के बाद जो भी सही ऑर्डर, मतलब जो भी उन मैजिस्ट्रेट को लगेगा कि यहाँ पर आगे क्या स्टेप लेना है वो स्टेप ले सकते हैं। मतलब मान लो किसी इंसान को अगर पुलिस स्टेशन में ही कन्फाइन करके रखा गया है, ठीक है, उस इंसान को प्रोड्यूस किया गया बिफोर डीएम, एसडीएम या फिर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट। उसके बाद जब उन्होंने पूरे सिचुएशन को एसेस किया, दे केम टू द कंक्लूजन कि पुलिस कस्टडी में इस इंसान का कन्फाइनमेंट वॉज करेक्ट, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल भी कह सकते हो, ठीक है, या फिर लीगल भी कह सकते हो, या फिर लॉफुल भी कह सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने ये अगर कंक्लूजन ड्रॉ किया तो वापस वो इंसान जहां पे कन्फाइंड था उसको वहां पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 100 में जिस टर्म को आपको ध्यान देना है दैट इज रीजन टू बिलीव। क्या पता कल जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सेक्शन, जब मैं आपको पढ़ा रहा था 100 और 101, तो किसी के दिमाग में क्या पता ये डाउट आया हो कि फिर इन दोनों सेक्शंस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, आखिर 101 के अंदर भी तो आप, मतलब कोई इंसान मान लो अगर क्या कहते हैं अनलॉफुली डिटेन करके रखा गया है, ठीक है, और 100 के अंदर भी अनलॉफुली डिटेन करके रखा गया है, तो दोनों सेक्शंस में आखिर डिफरेंस क्या है मैं भी आपको समझाता हूं। देखिए सेक्शन 100 में यहां पे द टर्म रीजन टू बिलीव हैज बीन यूज्ड। अब रीजन टू बिलीव यहां पर क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई ये करता है कि अगर आप अथॉरिटीज को अप्रोच कर रहे हो इस रिगार्डिंग कि किसी इंसान को अनलॉफुली कन्फाइन करके रखा गया है, तो वहां पर आपको सब्सटेंटिव ग्राउंड्स दिखाने पड़ेंगे, उन मतलब जो अथॉरिटीज है उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा इस रिगार्डिंग कि यहां पर देखिए ये मैटर है और यहां पर इस इंसान को अनलॉफुली कन्फाइन करके रखा गया है। लेकिन अगर आप सेक्शन 101 पढ़ते हैं तो यहां पर मेयरली एक कंप्लेंट दिया गया है ऑन ओथ। ऑन ओथ का मतलब क्या है कि जब वो इंसान कंप्लेंट दे रहा है टू द अथॉरिटीज तो वहां पर वो ओथ पे कह रहा है कि हाँ जो मैं कंप्लेंट दे रहा हूं ये मैं अपनी नॉलेज पे दे रहा हूं और जो भी कह रहा हूं सच कह रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर एक मेयर कंप्लेंट इज सफिशिएंट मेड ऑन ओथ, बट यहां पर आपको अथॉरिटीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही अथॉरिटीज ऑर्डर पास करेंगे। इज दैट क्लियर? एंड अलॉन्ग विद दैट जो 101 की एप्लीकेशन है ये सिर्फ चाइल्ड एंड वुमेन के ऊपर है। ठीक है, अगेन इट इज अ वेलफेयर प्रोविजन डिराइविंग इट्स पावर फ्रॉम आर्टिकल 15 क्लॉज 3। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बस इसको 101 को पढ़ लेते हैं। अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ of the abduction or unlawful detention of a woman or a female child for any unlawful purpose, a district magistrate, subdivisional magistrate or magistrate of the first class may make an order for the immediate restoration of such woman to her liberty or of such female child to her parent, guardian or other person having the lawful charge of such child, and may compel compliance with such order using such force as may be necessary। Is that clear? ठीक है, अच्छा देखिए मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं। अब सेक्शन 101 के अंदर फीमेल चाइल्ड, मतलब सॉरी हाँ चाइल्ड और वुमेन का जो मेंशन्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेक्शन 100 के अंदर इस पर्पस के लिए अप्रोच नहीं कर सकते हैं। आप 100 के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन 100 में आपको अथॉरिटीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 101 के अंदर आपको बस एक कंप्लेंट देना है विच हैज़ बीन मेड ऑन ओथ, और उसके बाद ही वो अथॉरिटीज जो है वो एक्शन में आ जाएंगे। ये इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब एक दो चीज़ें और समझ लेते हैं। अब जैसे आप अगर सेक्शन 100 पे ध्यान दोगे तो यहां पर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टर्म यूज किया गया है। ठीक है, और 101 के अंदर अनलॉफुल डिटेंशन इसका यूज किया गया है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्या आपको पता है इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? अब देखिए, एक होता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और एक होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हम उसे कहते हैं जहां पर मान लो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप रोड से जा रहे थे, ठीक है, और आपकी गाड़ी को बीच में किसी ने रोक दिया। अब आप चाहें तो गाड़ी को मोड़ के वापस जा सकते हो, लेकिन आगे की डायरेक्शन में आप नहीं जा सकते। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट उस सिचुएशन में होता है जहां पर एक आप किसी पर्टिकुलर रास्ते पे अगर जा रहे हो और वहां पर आपको कोई रोक दे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अब कन्फाइनमेंट ये होता है कि आपको ऑल टुगेदर जहां पर आप हैं वहीं पर आपको बंद कर दिया गया है।
ठीक है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक सिटी में भी हो सकता है, ठीक है, कि सिचुएशन ऐसी खड़ी कर दी गई है कि आप एक सिटी में फंस गए हैं, सिटी के बाहर आप नहीं जा सकते, मतलब बेसिकली जो आपका राइट टू मूवमेंट है वो कर्टेल हो गया अनलॉफुली, ठीक है। जब ये होता है, जब आपका राइट टू मूवमेंट अनलॉफुली, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली कर्टेल किया जाता है, तो वहां पर हम कहते हैं कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ है या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हुआ है, ठीक है। तो फिर अनलॉफुल डिटेंशन क्या होता है? देखिए, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो है, ठीक है, आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी अभी करेंटली सेक्शन 127 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंदर, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि किसी इंसान के फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को एक स्पेसिफिक लिमिट में कन्फाइन कर दिया जाता है। मैं लिख देता हूं, ठीक है, कन्फाइनिंग द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन स्पेसिफिक लिमिट्स, ठीक है। और जो आपका अनलॉफुल डिटेंशन होता है, ठीक है, ये बेसिकली रिलेट करता है द कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी, ठीक है। जैसे कन्फाइनमेंट में आपके साथ क्या हो रहा है? कन्फाइनमेंट में ये हो रहा है, मैं आपको समझाता हूं, देखिए इजी वर्ड्स में आपको समझाता हूं। कन्फाइनमेंट में आपको एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइन कर दिया गया है, आप वहां पे लेकिन रह के बाहर के इंसान को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वहां पे रह के अपनी लिबर्टी में रह सकते हैं। लेकिन जब अनलॉफुल डिटेंशन होता है ना, तो ऑल टुगेदर आपकी लिबर्टी को ही कर्टेल कर दिया जाता है। मतलब देखो, अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं, तो जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है वो अनलॉफुल डिटेंशन के अम्ब्रेला के अंदर कवर्ड है, ठीक है। लेकिन अनलॉफुल डिटेंशन जो होता है वो बड़ा होता है, उसमें क्या होता है ना, ऑल टुगेदर जो आपकी पर्सनल लिबर्टी होती है उसको ही कर्टेल कर दिया जाता है, ठीक है। होप्स आपको समझ में आ गया हो। एक बार और आसान शब्द में आपको समझा देता हूं। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट विच हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 127 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, वो ये कहता है कि जब आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर दिया जाए विद इन स्पेसिफिक लिमिट्स, तो हम उसे कहते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है। लेकिन अनलॉफुल डिटेंशन जो कि एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी आ जाता है, उसका मतलब ये होता है कि ऑल टुगेदर आपकी पर्सनल लिबर्टी को ही कर्टेल कर दिया गया है अनकॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, ये जो डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब जैसे यहां पर रीजन टू बिलीव था और यहां पर एक मेयर कंप्लेंट वाज सफिशिएंट, ठीक है। इस सिचुएशन में अनलॉफुल कन्फाइनमेंट की बात हो रही थी और यहां पर और यहां पर अनलॉफुल डिटेंशन की बात हो रही थी, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंसेस को। आइए इसके कुछ केस लॉस कर लेते हैं। हाँ, इन अनुराग बेगम वर्सेस हबील मिया 1961 सुप्रीम कोर्ट, द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट the magistrate before issuing a search warrant for a person must be reasonably satisfied that the detainee has been unlawfully detained। मतलब अगर मैजिस्ट्रेट को, यानी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम जो आपके हो गए, अगर उनको सपोज सेक्शन 100 का ऑर्डर पास करना है तो वहां पर उनके पास एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए। ये इस पर्टिकुलर केस में कहा गया था, ठीक है। सेकंड पे आते हैं। इन मोहम्मद इकरम हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, द सुप्रीम कोर्ट एडवाइज द एप्लीकेंट नॉट टू फाइल, ये रिट होगा, आई एम सो सॉरी, दिस इज रिट, ठीक है। रिट ऑफ हबियस कॉर्पस, ये हबियस कॉर्पस होगा, वो मिस्टेक्स हो जाती है छोटी मोटी, हाँ। रिट ऑफ हबियस कॉर्पस फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड डायरेक्टेड हिम टू सीक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 97 सीआरपीसी और टू टेक द एड ऑफ अदर सिविल रेमेडीज, दैट इज सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। बेसिकली यहां पर हुआ क्या, इस पर्टिकुलर केस में जो हस्बैंड थे उनसे उनकी वाइफ दूर हो गई, ठीक है, उनकी वाइफ दूर चली गई। तो वहां पर इस बंदे ने हबियस कॉर्पस का पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, मतलब देखो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एप्लीकेंट को ये बात कही कि आप एक काम करिए, आपके पास जो ऑल्टरनेटिव रेमेडीज है ना, उनको पहले आप यूज करिए, ठीक है। अगर ऑल्टरनेटिव रेमेडीज से आपको आपका जो राइट जो वॉयलेट हो रहा है, अगर वो मतलब सही नहीं होता है, तो उसके बाद आप हबियस कॉर्पस का पिटीशन चाहे तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो अल्टरनेटिव रेमेडी है ये आपकी सेक्शन 100 ऑफ बीएनएसएस है एंड सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, विच बेसिकली रिलेट्स टू
restitution of conjugal rights. ठीक है, लास्ट केस लॉ पे आते हैं. इन श्रीमती सुषमा दोनल वर्सेस कैप्टन दुष्यंत सोमल, ये सोमल होगा, आई एम सो सॉरी. ठीक है. द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड वॉज गिवन टू द मदर. However, the father forcefully took the child via abducting in his custody. The wife filed the writ of habeas corpus in the Supreme Court. The respondent argued that to get the custody of the child, the mother should have resorted to Section 97 of CRPC 1973 or to the Guardians and Wards Act 1890. The court allowed the petition and stated that the writ of habeas corpus cannot be denied merely because an alternative remedy is available. ठीक है. अब देखिए, इकरम हुसैन केस में कोर्ट ने जो केस उनके सामने जो प्रेजेंट किया गया था उसकी इंटेंसिटी को देखते हुए जो पिटिशनर था उसको ये डायरेक्शन दिया कि तुम जो ऑल्टरनेटिव रेमेडीज हैं उनका यूज़ करो. दूसरे केस में यहाँ पर क्या हुआ है, इस वाले केस में बेसिकली कि जो चाइल्ड था उसकी कस्टडी मदर को दी गई थी. फादर ने फोर्सफुली चाइल्ड को एबडक्ट कर लिया और उसकी कस्टडी अपने पास रख ली. वाइफ ने हबियस कॉर्पस का पिटिशन डाला. ठीक है. तो जो हस्बैंड के साइड के एडवोकेट थे उन्होंने ये कंटेंशन रेज किया कि इस पर्टिकुलर केस में जो वाइफ है उसको सेक्शन 97 सीआरपीसी का रेमेडी लेना चाहिए था, या फिर उसको गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंदर जो बच्चे की गार्डियनशिप है उसके लिए क्लेम करना चाहिए था. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है भी उसके बावजूद आप हबियस कॉर्पस की पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हो. वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उस पिटिशन को इंटरटेन करना है कि नहीं करना है. इज दैट क्लियर? ठीक है. अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं तो सेक्शन 100 और 101 का जो प्राइमरी पर्पस है ना वो यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो ओवरबर्डन ना हो जाए हबियस कॉर्पस के पिटिशन से, क्योंकि हबियस कॉर्पस की पिटिशन जो है वो मतलब डल सकती है बहुत ईजिली. कोई भी इंसान जो है उसको अनलॉफुली डिटेन करके रखा गया, आप उस मैटर की वजह से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाएं, तो उससे अच्छा ये है ना कि आप एक ऑल्टरनेटिव रेमेडी के ऊपर रिलाई करें पहले, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वो ओवरबर्डन ना हो केसेस से. इज दैट क्लियर? ठीक है. अब 1.2 से अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं. The provision of section 32, 72, 74, 76, 79, 80 and 81 shall as far as may be apply to all search warrants issued under section, ये फालतू है. 1.3 पे आ जाइए. Whenever any place liable to search or inspection under this chapter is closed, any person residing in or being in charge of such place shall, on demand of the officer or other person executing the warrant and on production of the warrant, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein. मतलब मान लो सेक्शन 96 के अंदर अगर एक सर्च वारंट इशू किया गया है किसी डॉक्यूमेंट के लिए, तो वहां पर, या फिर देखो इसके अलावा जो ये भी है ना आपका ये सेक्शन 100 एंड 101 किसी पर्सन के सर्च के लिए भी अगर मान लो वारंट इशू किया गया है, ठीक है, तो वहां पर सेक्शन 103 ये कहता है कि अगर आपको किसी एरिया में एंटर करना है, किसी घर में एंटर करना है, तो जो भी उस घर का मालिक होगा उस इंसान को, जो भी बंदा वारंट को एग्जीक्यूट करने का प्रयास कर रहा है उसको फ्री इनग्रेस देगा, मतलब कि फ्री एंट्री देगा. ठीक है. सब सेक्शन 2, if ingress into such place cannot be so obtained, the officer or other person executing the warrant may proceed in the manner provided by subsection 2 of section 44. अगर आपको याद हो जब हम लोग अरेस्ट का पढ़ रहे थे, ठीक है, तो किसी इंसान के सर्च के लिए सेक्शन 44 के अंदर प्रोसीजर दिया गया था कि मान लो अगर उस इंसान ने गेट नहीं खोला तो पुलिस ऑफिसर फोर्सफुली उस घर में घुस सकते हैं, ठीक है, खिड़की के थ्रू अंदर घुस सकते हैं. ये सब आपको याद नहीं, उसी की बात कर रहा है. सबसेक्शन 3, where any person in or about such place is reasonably suspected of concealing about his person any article for which search should be made, such person may be searched, and if such person is a woman, the search shall be made by another woman with strict regard to decency. ठीक है, ये वही सब है, मतलब घुस के जाके सर्च करो वगैरह वगैरह. सबसेक्शन 4 पे आते हैं. बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर, द ऑफिसर और अदर पर्सन अबाउट टू मेक इट शैल कॉल अपॉन 2 or more independent and respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situate, or of any other locality if no such inhabitant of the said locality is available or is willing to be a witness to the search, to attend and witness the search, and may issue an order in writing to them or any of them so to do. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बार सेक्शन 5 पढ़ लेते हैं. The search shall be made in their presence and a list of all things seized in the course of such search
and of the places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witnesses, but no person witnessing a search under this section shall be required to attend the court as a witness of the search unless specially summoned by it. अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताने वाला हूं. आप लोगों ने अक्सर ये टर्म सुना होगा, पंचनामा. क्या आपको पता है पंचनामा डिफाइंड कहां पे है? पंचनामा की डेफिनेशन कहीं पर नहीं है, ठीक है. लेकिन जनरली जो पंचनामा की डेफिनेशन होती है ना, उसको हम सेक्शन 103 सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5 के थ्रू एसर्टेन करते हैं, ठीक है. पंचनामा होता क्या है, किसी को पता है? देखिए, पंचनामा बेसिकली होता क्या है कि जब कोई सर्च कोई पुलिस ऑफिसर कर रहा हो, ठीक है, या फिर मान लो किसी और इंसान को अगर वारंट डायरेक्ट किया गया फॉर द पर्पस ऑफ सर्चिंग अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जब वो सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है. और जब वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के वो जो मतलब बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है कि जब वो सर्च कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो सर्च वो कंडक्ट कर रहे हैं उसमें वो कुछ सामान को सीज करेंगे. तो जो ये पूरा सर्च होता है ना, ये कुछ विटनेसेस के सामने किया जाता है, ठीक है. पंचनामा का मतलब ही होता है 5 विटनेसेस, ठीक है. 5 विटनेसेस होने चाहिए, ये होता है पंचनामा का मतलब. लेकिन जनरली जो है आपको 2 विटनेसेस भी, अगर आपके पास 2 विटनेसेस भी हैं तो दैट इज ऑल्सो सफिशियंट, ठीक है. जो लिटरल लैंग्वेज है पंचनामा की वो ये है कि आपको 5 विटनेसेस चाहिए, लेकिन जो लॉ है वो ये कहता है कि 2 विटनेसेस जो होंगे वो भी सफिशियंट होंगे, ठीक है. तो इसमें होता क्या है कि अगर मान लो आप किसी एरिया में गए, आप वहां पर सर्च कंडक्ट कर रहे हो और आपको कुछ सामान को सीज भी करना है, तो जो आप ये सर्च कंडक्ट करोगे ना, ये कम से कम 2 या 5 लोगों के मतलब प्रेजेंस में आप करोगे, ठीक है. और फिर आप एक पंचनामा तैयार करोगे जिसमें आप लिखोगे कि आपने किस किस सामान को सीज किया है, ठीक है. एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी विटनेसेस वहां पे प्रेजेंट थे उनके सिग्नेचर भी लोगे, ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसेक्शन 4 और 5 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस पंचनामा, ठीक है. एक बार इसको पढ़ते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं. बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर द ऑफिसर और अदर पर्सन अबाउट टू मेक इट शैल कॉल अपॉन 2 और मोर इंडिपेंडेंट, ठीक है. मतलब हमें पंचनामा के लिए कितने विटनेसेस चाहिए? 2 और मोर. एंड रिस्पेक्टेबल इनहैबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी इन विच द प्लेस टू बी सर्च्ड इज सिचुएट और ऑफ एनी अदर लोकेलिटी इफ नो सच इनहैबिटेंट of the said locality is available or is willing to be a witness to the search to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do, ठीक है. मतलब वही है, जो भी मतलब लोकल इनहैबिटेंट्स हैं उनको आप बुला लेंगे और उनके प्रेजेंस में आप एक पंचनामा तैयार करेंगे जहां पर आप ये चीजें लिखेंगे कि आपने किस किस सामान को सीज किया है. ये सेक्शन 5 के अंदर है. The search shall be made in the presence and a list of all things seized in the course of such search and of the places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witnesses, but no person witnessing a search under this section shall be required to attend the court as a witness of the search unless specially summoned by it, ठीक है. अगर आप पंचनामा में आपने सिग्नेचर किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोर्ट में भी जाके अगेन टेस्टिमनी देनी पड़ेगी उस रिगार्डिंग कि आपने सिग्नेचर किया है, आपने सब कुछ देखा था, ये सब आपको नहीं बोलना पड़ेगा. अनटिल एंड अनलेस अगर आपको कोर्ट समन करे तब आपको जाना पड़ेगा, ठीक है. 6 पे आते हैं. द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस सर्च्ड or some person in his behalf shall in every instance be permitted to attend during the search and a copy of the list prepared under this section signed by the said witnesses shall be delivered to such occupant or person. अगर आप किसी के घर में घुस रहे हैं और घर में घुस के आप तलाशी लेते हैं तो जो भी उस घर का मालिक है वो तलाशी के टाइम पे हर समय प्रेजेंट रह सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट जो आपने पंचनामा प्रिपेयर किया था उसकी एक कॉपी भी आपको उन इंसानों को जो भी मतलब ऑक्यूपेंट है या फिर जो भी ओनर है उनको देनी पड़ेगी, ठीक है. हाँ, 7 पे आते हैं. When any person is searched under subsection 3, a list of all things taken possession of shall be prepared and a copy thereof shall be delivered to such person. 8 पे आते हैं. Any person who without reasonable cause refuses or neglects to attend and witness a search under this section when called upon to do so by an order in writing delivered or tendered to him shall be deemed to have committed an offence under section 222 of the भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है. तो यहां पर बेसिकली वही कह रहा है, अगर किसी इंसान को बोला गया था कि आप विटनेस बनिए, ठीक है, सर्च के जो सर्च हम कंडक्ट कर रहे हैं वहां पे आप एज ए विटनेस प्रेजेंट रहिए, और अगर वो इंसान नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिना किसी रीजनेबल कॉज के, तो यहाँ पे इट विल बी डीम दैट द पर्सन इज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 222 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता. इज दैट क्लियर? 104 पे आते हैं. डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन. When in the execution of a search warrant
at any place beyond the local jurisdiction of the court which issued the same. Any of the things for which search is made are found, such things, together with the list of the same prepared under the provisions hereinafter contained, shall be immediately taken before the court issuing the warrant, unless such place is nearer to the magistrate having jurisdiction therein than to such court, in which case the list and things shall be immediately taken before such magistrate, and unless there be good cause to the contrary, such magistrate shall make an order authorizing them to be टेकन टू सच कोर्ट. यहाँ बेसिकली वही बता रहा है कि जो चीज़ें आपको मिली थी सर्च के थ्रू उसको आप किस मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाओगे. नॉट वेरी रेलिवेंट एक्चुअली, ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं. इसमें आपको अगर मैं सही बताऊँ डी वाले पार्ट में, तो बस सेक्शन 108 में आपको बता दे रहा हूँ. अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा लेक्चर थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं इसको. मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा 105 से. बस एक बार 108 आप लोग देख लीजिए, ठीक है. ये प्रीलिम्स में पूछा गया था, ठीक है. देखिए यहाँ पे क्या कहता है, एनी मैजिस्ट्रेट मे डायरेक्ट अ सर्च टू बी मेड इन हिज प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस फॉर द सर्च ऑफ विच ही इज कॉम्पिटेंट टू इशू अ सर्च वारंट. ठीक है, अगर मैजिस्ट्रेट सर्च वारंट को इशू करने के लिए कॉम्पिटेंट है तो वो ये भी ऑर्डर दे सकते हैं कि जो आप सर्च कंडक्ट करने जा रहे हो, जिसको भी वारंट उन्होंने डायरेक्ट किया है, अगर वो इंसान सर्च कंडक्ट करने जा रहा है तो वहाँ पर वो सर्च जो है मैजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में भी किया जा सकता है. ठीक है, तो प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा गया था कि क्या मैजिस्ट्रेट जो है उनकी प्रेजेंस में भी सर्च को कंडक्ट किया जा सकता है. ठीक है, तो 108 को आप लोग मार्क कर लीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और बाकी अगर मैं आपको सही बताऊँ तो ये जो भी सेक्शंस है ना, ये जो सेक्शंस आपके रिमेनिंग है 105 से लेके ये जो आपके 110 तक, बेसिकली दीज आर नॉट वेरी रेलिवेंट. ठीक है, तो आई एम थिंकिंग कि इसके ऊपर मैं कोई डिक्टेशन ना ही दूँ. सजेशन मेरा बस यही है कि एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा. बट दीज सेक्शंस आर, ट्रस्ट मी, कहीं से भी रेलिवेंट नहीं है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज गोइंग टू बी सेक्शन 125 ऑफ BNSS. ठीक है, इसमें आपका सेक्शन 144 वगैरह भी आ जाता है CRPC का. ठीक है, जो लगता था ना वो कोविड के टाइम पे लगा था कि 5 से ज़्यादा लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते, वो वाला सिचुएशन. ठीक है, तो सेक्शन 125 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं. बाकी जो ये सेक्शंस हैं दीज आर नॉट वेरी रेलिवेंट. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. ये आप लोग बस इतना समझ लीजिए. ठीक है, सेक्शन 94, 95, 96, ठीक है, 100 एंड 101, बस यही सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपका जो ये 103 था, ठीक है, 103 में आपको वो पंचनामा का कंसेप्ट बस याद रखना है. बाकी आपको उतना इसमें और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है. तो 103 को भी इसमें ऐड कर लीजिए. ओनली दीज सेक्शंस आर रेलिवेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ. ठीक है, बाकी 104 से लेके 111 तक कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है. इवन जो नेक्स्ट चैप्टर भी है आपका मिसलेनियस प्रोसीडिंग वाला, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट सेक्शन 125 पे अब जंप करेंगे और वहाँ से हम लोग अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. I'll meet you in the next lecture.